रात के समय हथौड़ी खिड़की पर बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर बाहर रेंगते हुए एक नाग पर पड़ती है। तो वो डर से पीछे होते हुए गिरने ही वाला था कि तभी आलोकी आकर उसे पकड़ लेती है। अरे अरे, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं क्या? अभी गिर जाते तो। अच्छा, तो ये इनसे डर रहा है, अर्थात हथौड़ी हमारे इच्छाधारी रूप से नहीं डरता, किंतु नागिन रूप से अवश्य डरता है। ये बात समझने के बाद आलोकी अपना दिमाग चलाती है और उसे हथौड़ी के साथ कुछ हरकत करने की सोचती है। तभी वो हथौड़ी को बिस्तर पर रख देती है और अपने नागिन रूप में आकर उसे डराने लगती है। उसका ये रूप देखकर हथौड़ी बिस्तर पर इधर उधर भागना शुरू कर देता है। वाह, इसे सताने में तो बड़ा आनंद आ रहा है। हमेशा ये अपनी हरकतों से मुझे परेशान करता है, किंतु आज इसे परेशान करने में अच्छा लग रहा है। हथौड़ी को अपने नागिन रूप से डरता हुआ देखकर आलोकी को अच्छा लग रहा था। तो वहीं हथौड़ी डरते हुए बिस्तर से जमीन पर आ जाता है और बाहर की तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ शिवन्या आ जाती है तो आलोकी अपने इच्छाधारी रूप में आती है। नागरानी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। देखिए ना, ये हथौड़ी फिर से दौड़ लगाने निकला है। हथौड़ी, रात्रि के समय तुम बाहर जा रहे हो, तो फिर कहाँ भागे जा रहे हो? और तुम आलोकी, रात्रि के समय कक्ष में तुम अपने नागिन रूप में क्यों थी? मैं हाँ हाँ, विचार करो। हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे बहाने का। तुमने हथौड़ी को डराने के लिए नागिन का स्वरूप लिया था ना? शिवन्या आगे कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी उसके हाथ पर बना नागिन का निशान चमकता है। तुम दोनों एक दूसरे को तंग करना छोड़कर आराम करो, हमें भी अब निद्रा आ रही है। किंतु नागरानी, घूर क्या रहे हो? अब आराम करो जाकर। वैसे भी कल का दिन नागरानी और पूरे नागलोक के लिए बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि कल नागरानी शिवन्या का जन्म दिवस है और पूरे नागलोक में इसका जश्न मनाया जाएगा। उसके बाद आलोकी अपने बिस्तर पर चली जाती है तो हथौड़ी भी बिस्तर पर चढ़ जाता है। नागिन चतुरी अपने कक्ष में बहुत से वस्त्रों और आभूषण से घिरी हुई थी। तभी वहाँ नाग विसर्ग आता है। तुम कहीं प्रस्थान करने का विचार कर रही हो क्या चतुरी? प्रस्थान? मैं कहाँ प्रस्थान करूँगी, और क्यों? तो फिर इतने सारे वस्त्र और आभूषण क्यों निकाल कर बैठी हो? इन्हें किसी को दान करने का विचार है क्या आज? दान? तुम्हारा मस्तिष्क तो ठिकाने पर है। इतने मूल्यवान वस्त्र और आभूषण भला मैं क्यों दान करने लगी? मैं तो इनमें से नागरानी को उपहार में कौन सा दूं, यही विचार कर रही हूँ। किंतु तुम नागरानी को अचानक उपहार देने का विचार क्यों कर रही हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे ज्ञात है, आज तक तुमने औरों से उपहार लिए हैं, किसी को कभी कुछ दिया नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं स्वार्थी हूँ? नहीं नहीं प्रिय, मैंने ऐसा कब कहा? नागिन चतुरी हूँ मैं, बिना कहे भी समझ जाती हूँ। और तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं कि कल पंचमी का दिन है, अर्थात नागरानी का जन्म दिवस। इसलिए तुम उन्हें उपहार देना चाहती हो? हे भोलेनाथ, इतनी महत्वपूर्ण बात भला मुझे किस प्रकार याद नहीं रही? अब तुम किस ओर प्रस्थान कर रहे हो? अब मुझे भी तो नागरानी के लिए कुछ उपहार लेना होगा ना। हाँ, तो उपहार लाने के लिए दूसरे लोग के भ्रमण पर जा रहे हो? ऐसा ही कुछ समझ लो। सुबह शिवन्या जैसे ही सोकर उठती है तो उसे अपने पैरों के पास हथौड़ी हाथ में फूल लिए दिखता है। शिवन्या उससे फूल लेकर उसकी खुशबू लेते हुए कहती है, कितनी मनमोहक सुगंध है इस फूल की। धन्यवाद हथौड़ी, हमारे जन्मदिन की शुरुआत ये फूल देकर करने के लिए। तभी शिवन्या को लड़ने की आवाज आती है और वो अपने कक्ष के दरवाजे की ओर देखने लगती है, जहाँ आपस में लड़ते हुए नागिन चतुरी और मृदुला आ धमकती हैं। मैं दूंगी पहले नागरानी को बधाई। नहीं नहीं, मैं दूंगी। पहले नाग महल में मैं पहुंची हूँ। देखो, मुझसे बहस करने का प्रयास ना करो। बहस तो तुम कर रही हो नागिन चतुरी। सुबह सुबह नाग महल में तुम दोनों बहस के लिए पधारी हो क्या? अच्छा, तो ये दोनों यहाँ पर नागरानी को जन्मदिन की बधाई देने उससे पहले आ टपकी।
शिव कन्या शिवन्या को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। जन्मदिन की बधाई हो नागरानी। देखा, तुमसे बहस के तक्कल में आलोती ने बादी मान ली। बिल्कुल, हर बार की तरह इस बार भी हमने ही सबसे पहले नागरानी को जन्मदिन की बधाई दी है। नहीं आलोकी, इस बार तुम चूक गई। तुम सबसे पहले हथौड़ी ने हमें फूल देकर हमारे जन्म की शुभकामनाएं दी। लगता है ये हथौड़ी हमारा स्थान लेकर ही दम लेगा। ये हथौड़ी तो अब तक प्रिय हो जाता है नागरानी। ऐसा कुछ नहीं है। और चलो सभी बाहर, नागरानी को स्नान करके तैयार भी होना है और हमें भी तो तैयारियां करनी है जश्न की। हाँ, हम चलते हैं। सभी वहाँ से चले जाते हैं तो हथौड़ी भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। नागसभा में सभी नागलोकवासी शिवन्या का इंतजार कर रहे थे। तभी नागसभा का दरवाजा अपने आप खुलता है, लेकिन वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तो नाग विसर्ग हैरानी से कहता है, दरवाजा तो खुला, किंतु कोई भीतर क्यों नहीं आया? अरे आप सभी ऊपर कहाँ देख रहे हैं? नीचे देखिए। ये ठिंगना कौन है? ठिगना नहीं, नाग टिंगेश्वर नाम है हमारा। जलीय लोक के सबसे फुर्तीले नाग हैं हम। और तब थोती भी। मृदुला की इस बात पर सब हंसने लगते हैं। तभी वहाँ नागरानी प्रकट होती है तो उसके सम्मान में नागसभा में सभी खड़े हो जाते हैं। तभी नाग विसर्ग टिंगेश्वर से कहता है, नाग टिंगेश्वर, आप भी खड़े हो जाइए। अरे मैं तो कब से ही खड़ा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और नाग टिंगेश्वर, आप अभी तक नागलोक में उपस्थित हैं। अब तक से आपका क्या मतलब है नागरानी? ये टिंगू अर्थात ये टिंगेश्वर, ये तो अभी यहाँ आए हैं। बात ऐसी है कि हम नागरानी से पहले ही भेंट कर चुके हैं। क्यों नागरानी? वैसे हम जललोक से खास आपके जन्मदिन के लिए पधारे हैं। वो सब तो ठीक है टिंगेश्वर, किंतु आपकी आंखों के साथ शतरंज किसने खेला है? मतलब कि आपकी एक आंख काली क्यों पड़ गई? नाग टिंगेश्वर शिवन्या की ओर देखने लगता है और अपने ख्यालों में खो जाता है। नागिन शिवन्या संकेत मिलने पर वन में आती है और आसपास नजर घुमाती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो हमें किसने संकेत भेजा? मूर्ख, मैं पूछती हूँ, कौन है तू जिसने शिव कन्या को स्पर्श करने का साहस किया? तुम? नागरानी शिवन्या, मैं हूँ जलीय नाग टिंगेश्वर। मैंने ही आपको संकेत देकर बुलाया था। परंतु इस समय तुम नागलोक में क्या कर रहे हो? अपने हृदय की रानी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आया हूँ। क्या क्या कहा तुमने? जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो नागरानी शिवन्या। लगता है अब तक इसके सर पर एक तरफा प्रेम का भूत सवार है, जो इतनी रात को ये जललोक से नागलोक चला आया और हमें लगा कि ना जाने कौन हमें संकेत दे रहा है। धन्यवाद, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। किंतु मुझे अभी। नाग टिंगेश्वर आगे कुछ कहता उससे पहले ही शिवन्या वहाँ से गायब हो जाती है। ये हमें प्रेम की निशानी दी है। प्रेम निशानी, वो भी आंखों पर। हमें तो लगता है जैसे किसी ने कोहनी मारी हो आंखों पर तुम्हारी। लगता है तुम्हारी प्रेमिका को तुम्हारी आंखें बहुत प्रिय हैं, इसलिए नजर न लगने के लिए उसे काला कर दिया। क्या प्रेम की बातें किए जा रहे हो तुम लोग? शांत हो जाओ। हम कुछ दिन नागलोक में व्यतीत करना चाहते हैं नागरानी। नाग टिंगेश्वर, आप इतनी दूर से आए हैं तो हमारी नागरानी भला आपको कैसे मना कर सकती है? क्यों नागरानी, हम सही कह रहे हैं ना? अरे तो नागरानी ने इन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर थोड़ी किया था। जन्मदिन की बधाई दे दी है तो अब इन्हें वापस प्रस्थान करना चाहिए। क्यों नागरानी? ये आलोकी हर मुद्दे में अपनी टांग अड़ाती है, किंतु नागरानी का ये जन्मदिन बर्बाद करने के लिए इस जलीय नाग को हम यहाँ रोक कर ही रहेंगे। आलोकी कहने को तुम नागरानी की प्रिय दासी हो, फिर भी ये नहीं जानती कि नागरानी अतिथि देवो भव में आस्था रखती है। हाँ नागरानी, नागिन त्रिलोकी सही कह रही है। नाग टिंगेश्वर नागलोक में हमारे अतिथि बनकर आए हैं। क्या करें, हम पहले ही इसके प्रेम को ठुकरा कर इसके हृदय को छोटा कर चुके हैं। कहीं मना किया तो ऐसा ना हो कि इसके हृदय के टुकड़े ही हो जाएं। आप सभी उचित कह रहे हैं, इसलिए नाग टिंगेश्वर, आप संध्या के समय नागलोक में रुक सकते हैं। धन्यवाद नागरानी, इसी बहाने हमें नागरानी का दीदार तो होता रहेगा।
नागरानी के खास दिन पर इस टिंगेश्वर का यहाँ होना बेकार है। कहीं फिर से ये नागरानी के सामने अपने प्रेम की भीख ना मांगने लगे, जैसा इसने कुछ वर्षों पहले किया था। नाग टिंगेश्वर शिवन्या को बहुत पसंद करता था और कुछ वर्षों पहले उसने अपने प्रेम का इजहार भी किया था, परंतु शिवन्या ने उसे कभी भाव तक नहीं दिया और इस बात के बारे में नागलोक में सभी को ज्ञात था। नागलोक में सभी रात की जश्न की तैयारी में लगे थे। कहीं कोई सजावट कर रहा था तो कहीं कोई नाग सेवक बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे थे। तभी और उन्हीं पकवानों को चखने के लिए मृदुला हाथ में पकवान को लेती है, तभी हथौड़ी आकर उसके हाथ से पकवान छीनकर पात्र में वापस रख देता है और उसके बाद नागिन मृदुला उसका पीछा करती है और हथौड़ी नाग टिंगेश्वर से टकरा जाता है। कटे हुए हाथ तुम ही हो ना हथौड़ी, जो मेरे दिल के सुकून मेरी नागरानी शिवन्या के इतने पास रहते हो। मैं तो कभी सपने में भी नागरानी के करीब ना जा सका और तू है कि हमेशा उसके करीब रहता है। ये सब त्रिलोकी के कारण हुआ है। मुझे तो वो टिंगेश्वर एक फूटी आंख नहीं भाता। तुम कहाँ से कीचड़ में लौट कर आए हो और दूर रहो हमसे। अपने साथ तुम हमें भी मैला कर दोगे। आलोती, हथौली ने इस प्रकार व्यवहार मत करो, क्योंकि इसका ये हाल नाग टिंगेश्वर ने किया है। क्या? नागिन मृदुला आलोकी को हथौड़ी की इस हरकत के बारे में बताती है। ये सब सुनकर आलोकी को बहुत क्रोध आता है। तभी वो हथौड़ी को एक बड़े पात्र में रखती है और पानी डालकर हथौड़ी को साफ करती है। इस टिंगेश्वर को तो ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि नागरानी का दिल जीतने के स्वप्न तो दूर, नागलोक में दोबारा लौटने का स्वप्न भी ना देख सके। और तुम भी अपने इस अपमान का बदला उस टिंगेश्वर से अवश्य लेना। सूरज के ढलते ही नागलोक में अंधेरा हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद सारा नागलोक मशालों से जगमगाने लगता है और आसमान में आतिशबाजी होने लगती है। नागलोक के मंदिर में बहुत ही सुंदर वस्त्रों में सजी नागरानी शिवन्या भोलेनाथ को प्रणाम करती है। सभी नागलोकवासी उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कुछ ही देर में जश्न शुरू होता है। सभी नृत्य करते हैं और बढ़िया पकवान खाकर अपने अपने महल में चले जाते हैं। किंतु आलोकी और हथौड़ी आधी रात को टिंगेश्वर के कक्ष के बाहर आते हैं। कितनी गहरी निद्रा में है ये टिंगू, किंतु जब तक ये नागलोक में है हमें तो चैन की निद्रा आने से रही, और हम जाग रहे हैं तो भला ये किस प्रकार सो सकता है। अब पूरी रात ये इस प्रकार चिल्लाता रहेगा। आज के लिए इतना काफी है, क्यों हथौड़ी?